लगी। इतनी बड़ी कंपनी इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? आखिर किस बेवकूफ़ लोगों को भेजा था? क्या रिसीप्ट को चेक नहीं करना चाहिए था? आखिर कौन था वो नकली अफसर? क्या सरकारी ऑफिस में कोई भी जा सकता है? नहीं नहीं, वही का कोई होगा जिसे पैसे कमाने का मौका मिला होगा। हेड अफसर ने सबको रोकते हुए कहा, बिना अफसर को जाने आप लोगों ने टेंडर जमा किया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बात यही खत्म। अगर कोई आपत्ति है कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो अब मैं टेंडर होल्डर का नाम अनाउंस करूँगा। आलोक ने गुस्से से सिंगलस को देखा क्योंकि उसे पता था कि ये सब उन्हीं का किया हुआ है। जीत सिंघल की हुई और टेंडर मिल गया। अशोक को इतना बड़ा झटका लगा कि उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। आलोक ने गुस्से से दक्ष से कहा, ये सब तुम लोगों ने किया है, देख लूंगा तुम्हें। कबीर आगे आया और दक्ष और आलोक के बीच खड़ा होकर कहा, पहले मुझे देख लो। मेरे डैड तक पहुंचने के लिए तुम्हें हजारों जन्म लेने पड़ेंगे। आलोक दांत पिसते हुए चला गया। कबीर ने दक्ष से कहा, जिस मैनेजर ने हमारा टेंडर बेचा था वो बेस में है, उसे शिंदे अंकल देख लेंगे। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके दक्ष और कबीर अपने अपने ऑफिस की तरफ निकल गए। उधर अर्थ फ्रस्ट्रेट होकर निकल गया, आखिर गई कहाँ? लेकिन मैं ढूंढ लूंगा तुमको। रेड लाइट पर उसकी कार रुक गई तो वो और झुंझला गया। उसने बाहर देखा, काले शीशे के पार उसे स्कूटी दिखा जिसमें तान्या बैठी थी। अर्थ की आंखें चमक गई, मिल गई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा काला पड़ गया जब पीछे एक लड़का बैठा हुआ दिखा। कौन है वो? फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, भाई, डैड? डैड कैसे होगा, वो कितना यंग है। तो हस्बैंड? नहीं नहीं, वो तो काफी छोटी है। तो अर्थ ने नाखून चबाते हुए सोचा। दोनों बातें कर रहे थे वो भी हंस हंस के। अर्थ ने गुस्से से दांत पीस लिए। वो तान्या को उस लड़के से दूर करना चाहता था। वो बाहर निकलने वाला था कि सिग्नल ग्रीन हो गया और तान्या आगे बढ़ गई। अर्थ ने हड़बड़ाते हुए एक्सीलेटर दिया और तान्या का पीछा करने लगा। वो तो बिना सोचे समझे तान्या का पीछा करने लगा। वो बस देखना चाहता था कि वो जा कहाँ रही है और स्पेशली वो लड़का कौन है जिससे वो हंस हंस के बातें कर रही है। अर्थ को खुद नहीं पता चला कि उसे जलन हो रही है और एक स्टॉकर बन गया है। कुछ दूर पीछा किया तो तान्या ने एक जगह अपनी स्कूटी पार्क की और उस लड़के के साथ एक शॉप में चली गई। वो लड़का उसे खींच रहा था स्नैक खाने जाने के लिए और तान्या दूसरी तरफ जाना चाहती थी। अर्थ ने गुस्से से कहा, छोड़ो उसका हाथ। अर्थ अपनी कार से बाहर निकला और एक तरफ चाबी फेंक दी। उसे पता था उसके गार्ड्स उसका पीछा कर रहे हैं तो वो चाबी एक गार्ड के हाथ में गिरी। उसने अपना सूट कोट उतारा और कार में फेंक दिया और तान्या की तरफ जाने लगा। तान्या की आवाज आई, तरुण तुम जाओ ना, और मेरा हाथ छोड़ो नहीं मैं तुम्हें पंच कर दूंगी। तरुण ने उसे तुरंत छोड़ दिया। उसने एक बार तान्या का पंच खाया था, उसके बाद ही दोनों की दोस्ती हुई। उसने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिया और स्नैक खाने की तरफ अकेले ही चला गया। अर्थ जिसने अपने स्लीव्स मोड़ लिए थे तरुण को भागते देख रुक गया और अब वो तान्या पर फोकस कर सकता था। तान्या ने शॉर्ट्स और लॉन्ग शर्ट पहनी थी, स्नीकर्स के साथ। वो परफेक्ट एग्जाम्पल थी टीनेजर की। वो रोड में लगे वेंडर के पास गई और उसके ईयरिंग के कलेक्शन को देखने लगी और अर्थ की नज़र उससे हटी ही नहीं। तो इस लड़की को इतनी सस्ती चीज़ें पसंद है। उसने अपने बाल आगे किया और बड़ा सा झुमका कान में लगा कर आईने में देखा। अचानक अर्थ का दिल जोर से धड़कने लगा और कुछ धड़कने भी छूट गई। अर्थ की भावें सिकोड़ गई। तान्या ने फिर कुछ ईयरिंग और खरीद भी लिया। न ही अर्थ की नज़र तान्या से हटी और न ही वो अपनी जगह से हिला। वो तो बस तान्या से बात करना चाहता था। जाते जाते तान्या ने एक और ईयरिंग उठाए और पूछा, ये तो और भी अच्छा है। कितने का? 400 का है, दुकानदार ने कहा। तान्या ने आंखें छोटी करते हुए कहा, मैंने पहले दाम कम करने को नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलो। शर्म नहीं आती? कस्टमर का फायदा उठाते हुए तान्या ने उसे वापस रख दिया। दुकानदार सकप का गया, अच्छा ठीक है 300 में ले लो। तान्या ने हंसते हुए कहा, तुम फ्री में भी दोगे तो भी मैं नहीं लूंगी। इसका एक मोती गायब है। अचानक उसकी नज़र आईने में पड़ी जिसमें उसे वही साइको किलर दिखाई दिया।
वो सतर्क हो गई और दूसरी तरफ जाने लगी। ये यहाँ तक आ गया। क्या ये मेरा पीछा कर रहा है? मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज कोई तो बचा लो। तान्या दूसरी तरफ गई तो अर्थ भी उसके पीछे जाने लगा। तान्या को एहसास था कि वो उसके पीछे है तो उसने स्पीड बढ़ा दी। अर्थ ने भी स्पीड बढ़ा दी। ये भाग क्यों रही है? वो आवाज देना चाहता लेकिन यहाँ बहुत लोग थे। भाग तानी भाग। अब वो कहाँ जा रही थी उसे पता ही नहीं चला। अचानक तान्या रुक गई और पीछे देखा तो कोई नहीं था। आगे कोई नहीं था। दिन में भी लगा कि वो भूतिया जगह पहुंच गई। ओह गॉड, उस साइको के चक्कर में मैं कहाँ पहुंच गई। तान्या ने अपना फोन निकाला लोकेशन चेक करने के लिए, लेकिन अचानक किसी ने उसका फोन छीन लिया। दिल्ली शहर के बाहर के इलाकों में लोग शांति और सुकून की लाइफ के लिए घर बनाते थे, लेकिन अब तो यहाँ भी इतने लोग बस गए कि बस शोर शराबा ही है। एक अधेड़ उम्र की औरत बैकयार्ड में कपड़े डाल रही थी। तभी एक लड़की ने कहा, मैडम मैं करती हूँ ना, आप क्यों आई? जाइए आराम कीजिए। उस औरत की उम्र उतनी नहीं थी जितनी वो दिखने लगी थी, लेकिन अब भी थी खूबसूरत। वो मुस्कुराए और वापस अपने रॉकिंग चेयर पर बैठ गई। सरोज ने पूछा, मैडम बाबा कब वापस आएंगे? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी चाय पीती रही। उसे कम सुनने की प्रॉब्लम थी। सरोज ने उनके सुनने की मशीन को उनके कान में लगाया जो गिर गई और गर्दन में झूल रही थी। सॉरी, कुछ कहा था क्या? सरोज ने मुस्कुराते हुए पूछा, बाबा कब आएंगे? कोई फोन आया क्या? उस औरत का चेहरा उतर गया और उसने कहा, नहीं, शायद सरप्राइज दे। सरोज जब 15 साल की तब वो यहाँ आई थी। 6 सालों में वो माँ बेटे के अजीब रिश्ते को समझ नहीं पाई। बस इतना जानती थी कि दोनों में नहीं बनती, लेकिन एक दूसरे के लिए प्यार बहुत था। कारण उसे आज तक नहीं पता चला। सरोज ने आगे कुछ नहीं पूछा और अपना काम कर चली गई। अपनी चाय खत्म कर वो औरत अपने कमरे में गई और ड्रावर से एक पुरानी फोटो निकाल कर देखने लगी। वो 5 के लड़के की फोटो थी। उसे चेहरे में मासूम सी मुस्कान और आंखों बहुत सारा स्नेह। नक्श, मेरे बच्चे, कब दूर होगी तुम्हारी नाराजगी? मैं क्या करूं कि तुम एक बार अपनी माँ को माफ कर दो, नित्या ने खुद से कहा और उसके आंसू रुक नहीं पाए। तान्या ने जब ऊपर देखा तो कुछ टपोरी टाइप के लड़के खड़े उसे घूर रहे थे। मेरा फोन वापस करो, तान्या ने गुस्से से कहा। यहाँ कैसे आई मैडम? एक ने पूछा। तान्या ने सोचा ये क्या गधों जैसा सवाल है, पैर से चलकर। वो लड़का सकपका गया और दांत पिसते हुए पूछा, मतलब यहाँ क्या करने आई? तान्या की अब बत्ती जली और बोली, मेरे पीछे एक साइको किलर पड़ा हुआ था, उससे बच के आई। वैसे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, कहीं मेरे चक्कर में वो तुम्हें न मार दे। ये सुनते तीनों के तीनों डर और एक दूसरे को देखने लगे। तान्या ने अपना फोन झपट्टा मार कर ले लिया और भाग गई। अल्पविराम ... ये तो बेवकूफ बना गई, चल इसके पीछे। वो जाने ही वाले थे कि तान्या वापस से भागते हुए उनके पास आई और गुजरते हुए बोली, भागो, वो साइको किलर आ रहा है। दरअसल जब तान्या वापस भागी तो अर्थ उसे सामने ही दिख गया तो उसने चिल्लाते हुए कहा, रुको वरना मैं तुम्हें इस डंडे से मरूंगा। वो कपड़े धोने वाला मोटा डंडा था। तान्या पागल थी क्या जो रुकने वाली थी तो पलटकर भागी और वही आ पहुंची। उन लड़कों ने अर्थ को डंडे के साथ देखा तो भी भागने लगे। अर्थ को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्या मैं सड़क छाप गुंडा जो ऐसे भाग रहा हूँ? वो रुक गया और डंडे को फेंक दिया। उसने एक फोन किया और कहा, मैं जहाँ हूँ वहाँ से एक लड़की भाग रही है, डेनिम शॉर्ट्स और वाइट शर्ट। पकड़ो उसे और मेरे कार तक लेकर आओ। ये बॉस। अर्थ वापस अपनी कार की तरफ जाने लगा। डैम, इस लड़की ने बहुत भगाया, देख लूंगा इसे। लेकिन तान्या अर्थ के गार्ड्स को भी चकमा देकर भाग गई। इसमें उसकी मदद उन लड़कों ने की। तान्या को उन्होंने एक सलवार पैंट और चुनरी दी और कहा, मैडम तुम जाओ और हमें बख्श दो, हम अभी मरना नहीं चाहते। तान्या ने झट से कपड़े ऊपर से डाले और कहा, थैंक यू भाई लोग, वैसे ये चोरी और छेड़ने का काम छोड़ दो और कुछ नौकरी कर लो, नहीं मिले तो मुझे फ़ोन करना। फिर तान्या ने उनके साथ अपने नंबर भी शेयर कर लिया। तान्या के जाते ही उन लड़कों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे से गले लगकर रोने लगे।
सिंघल पैलेस। आज दक्ष जल्दी घर आ गया। अब कल रात काजल उसका कितना देर तक वेट किया तो उसकी उसे करनी तो थी, लेकिन वो खाली हाथ नहीं आया था। दिन के बाद जब दोनों रूम में आए तो दक्ष ने उसे एक पैकेट दिया और कहा, ये तुम्हारे लिए। काजल खुश हो गई। गिफ्ट? थैंक्स डोडो। लेकिन जैसे ही काजल ने अंदर झांका उसे बहुत बड़ा झटका लगा और उसके चेहरे के साथ साथ वो पूरी लाल हो गई। दो दो डोडो, ये क्या है? दक्ष ने काजल का लाल चेहरा देखा और उसकी हजरातें जागने लगी। उसने झुकाकर काजल के कान में फुसफुसाते हुए कहा, जल्दी पहन कर दिखाओ। काजल ने अपना गला गिला किया और जोर से न में सर हिलाया और कहा, इसे पहनना या न पहनना बराबर ही है। दक्ष ने 2 कदम आगे बढ़ाए तो काजल ने 2 कदम पीछे लिए तो दक्ष ने उसे कमर से पकड़ लिया और सदिक्टिवली कहा, तो अच्छा है न, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं अच्छी नहीं लांगूंगी, ये तो मैं डिसाइड करूंगा। काजल अब भी सोच में थी तो दक्ष ने उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? काजल घबरा गई। उसने दक्ष को धक्का दिया और धीमी आवाज में कहा, नहीं। वो बुरी तरह शर्मा रही थी। काजल को बाथरूम की तरफ भागते देखा दक्ष हंसने लगा। मेरी काजल अब भी पहले जैसे ही है, तुरंत ब्लश करने लगती है। ये सोचते ही दक्ष ने रूम की लाइट्स बंद कर दी और बेड पर बैठकर वेट करने लगा। अगर लाइट्स ऑन रहती तो काजल कभी उसके सामने शर्म से नहीं आती। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और दक्ष की नज़र अपने आप उस तरफ चली गई। काजल ने बाहर झांका और कहा, तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ाओगे ना? दक्ष को काजल की बॉडी का एक एक पार्ट पता था, इसीलिए तो उसने इसे खरीदा। नो, बाहर आओ। जैसी वो भर आई दक्ष के रोंगटे खड़े हो गए। काजल के गाल नेचुरली लाल हो गए। उसने एक ब्लैक लेस वाली नाइट ड्रेस पहनी थी और वो इतनी छोटी थी कि उसे ही कवर कर रही जिसे करनी चाहिए। काजल ने अपने बालों को मैसी बन में बंधा हुआ था जिससे वो और अट्रैक्टिव लग रही थी। दक्ष की नज़र काजल से हटी ही नहीं और वो एक्साइटेड होने लगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कर्कश आवाज में कहा, इधर आओ। काजल चौंक गई और धीरे धीरे दक्ष की तरफ जाने लगी। काजल का हर कदम दोनों की धड़कने और गर्मी बढ़ा रहा था। जैसे ही काजल ने दक्ष के हाथ में अपना हाथ रखा दक्ष ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके ब्रेस्ट रिज में किस किया जिससे काजल कांप गई। यू लुक स्टनिंग। अगले ही पल दोनों ने एक दूसरे को किस किया और लव मेकिंग में दोनों खो गए। कबीर बहुत लेट से घर पहुंचा। टेंडर को लेकर उसे बहुत काम करने थे। फ्रेश होने जब वो शावर के पानी के नीचे था तो अचानक उसकी आंखों के सामने टीना का चेहरा आ गया। उसकी मासूम सी मुस्कान और तेज तरार नजरें, उसकी कॉन्फिडेंट बातें और बेबाक अदा, ये सब सोच कबीर के होठों पर मुस्कान आ गई। जब भी इंसान का माइंड शांत होता है अक्सर उसे वही चीज़ें याद आती है जो उसे खुशी देती है और कबीर के साथ भी ऐसा ही हुआ। फाइन, मैं कल फिर से तुमसे मिलने आऊँगा। अब मुझे परेशान मत करो, ये सोचते हुए वो सो गया। लेकिन सपने में भी उसे टीना ही मिली जो उसके बैठे बातें किए जा रही थी और वो सिर्फ सुन रहा था, वो एक मुस्कान के साथ। रावत मेंशन। अर्थ सुबह से इरिटेट था क्योंकि तान्या उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। जब वो उससे मिलने गया तो वो भाग गई और जब नहीं मिलना चाहा तो उसका चेहरा उसे सब में दिखने लगा। वो सोने के लिए गया तो भी उसे नींद नहीं आई तो काम करके टाइम पास करने वो स्टडी रूम चला गया। वहाँ कुछ फाइल्स रखी थी जिसमें उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड थे जिन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। अर्थ को सिलेक्शन प्रोसेस में भाग लेना था और फाइनल डिसीजन उसका होगा क्योंकि वो सबसे बड़ा शेयर होल्डर था। अर्थ ने ब्लैक कॉफ़ी की सिप ली और खुद से कहा, अब ये सब इतना बोरिंग काम है कि मुझे नींद आ ही जाएगी। जैसे ही उसने पहला फाइल खोला, फिर से तान्या। अर्थ ने दांत पीस लिए और उसका मन हुआ कि अब तान्या को किडनैप कर अपने रेस्ट हाउस में डाल दे। उसने जोर से पेज पलटा तो दूसरा कैंडिडेट था और तीसरे में कोई और। अर्थ ने भावे सिकोड़ ली और वापस पहले पेज में गया। उसने जैसे जैसे डिटेल्स पढ़ना शुरू किया उसके होठों की स्माइल बड़ी होती गई। तो ये सिली गर्ल टॉपर है। वेलकम सिली गर्ल टू माय टेरिटरी। अब देखता हूँ कैसे भगोगी। ये सोचते ही अर्थ ने फाइल आगे नहीं पढ़ी और खुशी खुशी सोने चला गया।
अब उसे बहुत अच्छी नींद जो आने वाली थी। काजल और दक्ष तो सो चुके थे लेकिन एक आवाज ने काजल की नींद तोड़ दी। वो हड़बड़ाते हुए उठी तो दक्ष तो बगल में नहीं था। वो थोड़ा डर गई और पूरे कमरे में दक्ष को आवाज देने लगी, दक्ष, दक्ष, डोडो, कहाँ हो तुम, डोडो। लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। वो कमरे से बाहर भागी और आवाज देते हुए गार्डन में। वहां जो उसने देखा उससे वो हैरान रह गई। कोई आदमी दक्ष पर गन ताने खड़ा था और दक्ष जख्मी हालत में नीचे बैठा था। काजल जोर से चिल्लाई, दक्ष, दक्ष, और उस आदमी ने काजल की तरफ देखा तो दक्ष ने कमजोर आवाज में कहा, काजल, गो बैक, चली जाओ, जाओ। और वो आदमी काजल को देख मुस्कुरा रहा था। उसे देख काजल हक्की बक्की रह गई। चिराग, तुम जिंदा हो। चिराग ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, यस काजल, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए मरकर वापस आ गया। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। काजल डर से कांप गई और दक्ष की तरफ बढ़ी लेकिन चिराग ने लपक कर काजल का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचकर कहा, यू आर माइन, अब चले। और अगले ही पल एक गोली चली और दक्ष के सीने में लगी। काजल बहुत जोर से चीखी और उसी के साथ उसका सपना भी टूट गया। दक्ष की भी नींद खुल गई और वो समझ गया कि काजल ने फिर से वही बुरा सपना देखा है जो वो 22 सालों से देखती आ रही है। दक्ष ने उसे गले लगाया और सर सहलाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ काजल, देखो मैं जिंदा हूँ और तुम मेरे साथ हो, मेरे पास ही। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। फिर दक्ष ने काजल का हाथ पकड़कर अपने सीने में रख दिया और कहा, देखो मेरा दिल धड़क रहा है। इससे काजल को थोड़ी राहत मिली लेकिन वो रोती रही। दक्ष ने उसे चुप कराया और आखिरकार वो सो गई। उस हादसे के बाद से काजल के जेहन से चिराग की छवि कभी खत्म ही नहीं हुई। उसी रात दिल्ली में नित्या अपने कमरे में थी। आज उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो अपने रॉकिंग चेयर पर बैठे आसमान में काले बादलों को देख रही थी। वो बालकनी में जाने की हिम्मत नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे मना किया गया था। नक्श ने उसे मना किया था कि रात में बालकनी में न जाए नहीं तो तबीयत खराब हो सकती थी। नित्या को गाड़ी के रुकने की आवाज आई और वो लड़खड़ाते कदमों से घर के मेन दरवाजे को खोलने गई। बहुत रात हो गई लेकिन नित्या को लगा कि नक्श होगा। दरवाजा खोलते ही सच में उसे नक्श दिखाई दिया। नित्या का झुर्रियों से भरा चेहरा खिल गया और कांपती आवाज में बोली, नक्श, तुम सच में हो, तुम आ गए। नित्या को लगा कि नक्श उसे गले लगा लेगा लेकिन हुआ इसके उलट। आप अभी तक जाग क्यों रही है? दरवाजा क्यों खोला? कोई चोर होता तो। जाइए, जाकर सो जाइए, हम कल सुबह बात करेंगे। नक्श बिल्कुल अपने पिता चिराग की तरह लगता था लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल उलट। जहां चिराग अपने फायदे के लिए किसी को भी मार सकता था वहीं नक्श देश के लिए किसी को भी खत्म कर सकता है। ये बोलते ही नक्श बिना नित्या की तरफ देखे अपने कमरे में चला गया। नित्या की आंखों से आंसू बह गए। नक्श एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने कमरे में चला गया। वो अपनी मां से नफरत नहीं करता था लेकिन जो स्नेह था वो बस कुछ ही शब्दों में खत्म हो गया। 22 साल पहले उस रात जब काजल को उस घर से कहीं और किडनैप करके ले जा रहा था तब नक्श ने सब कुछ देखा और नित्या से मदद मांगी लेकिन उसने कहा, सॉरी नक्श, मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो और सो जाओ। उस समय नक्श को अपनी मां पर दया आई कि वो कितनी कमजोर है और काजल पर प्राउड फील हुआ कि किडनैप होने के बाद भी वो कितनी स्ट्रांग है। अगले दिन चिराग के पकड़े जाने की खबर आई और दक्ष के कुछ आदमियों ने पूरे घर को घेर लिया। नक्श खुश था कि अब जा उसे उस नाकारा पिता से छुटकारा मिला। अब मैं मॉम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। नक्श ये सोचते हुए अपने रूम से लिविंग रूम जा रहा था नित्या को ढूंढने लेकिन वहां नित्या की बातें सुनकर उसका छोटा सा दिल टूट गया और उसमें नित्या के लिए सिर्फ घृणा और गुस्सा भर गया। नित्या रोते रोते कह रही थी, प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए, उसकी जगह मुझे सजा दे दीजिए प्लीज। नक्श की आंखों में आंसू थे। तो मैं कौन हूँ मॉम? नक्श की आवाज सुनकर नित्या चौंक गई। नित्या उसे चुपचाप देखती रही और सोचती रही कि नक्श को क्या जवाब दे।